जगह पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल में कहानी लेखन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहानी लेखन में हमें लिखने पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो मुझे चैट कीजिएगा और हम लोग पीपीटी देखते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। कोई भी डाउट होगा तो मैसेज करिए। और बहुत हम लोग देखते हैं कहानी लेखन की शुरुआत कंपोजिट हिंदी में ये हमें लिखने के लिए आता है। और अभी कुछ नए तरीके आ गए हैं। पुराने तरीकों में सिर्फ रूपरेखा हुआ करती थी, सिर्फ आउटलाइन। हमें आउटलाइन दिया जाता था जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम कहानियां लिखते थे। पर अभी तरीका थोड़ा चेंज है, थोड़ा बदलाव हुआ है और बहुत मजेदार हुआ है। आपको 3 प्रकार से कहानियां मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो चीजें नई आई हैं वो आपको बहुत अच्छा सिखाएंगी, आपको बहुत अच्छी कल्पना कराएंगी, जिज्ञासा बढ़ाएंगी। कहानी से हमें बहुत कुछ फायदा होता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं। कहानी के माध्यम से हमारी जिंदगी में भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो कहती है जो नानी वही कहानी। कहानी हम बचपन से पढ़ते आए हैं और कहानियों में हमारा इंटरेस्ट भी लेते हैं। हमें बड़ा मजा आता है कि इसका अंत क्या होगा। जिज्ञासा पैदा होती है कि अब क्या होगा। तो कहानी लिखना भी एक कला है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी राइटिंग। किसी भी घटना के रोचक, मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मनोरंजन पूर्ण, इंटरटेनमेंट से भरा हुआ वर्णन को हम कहानी कहते हैं। पर कहानी हमें असल जिंदगी में क्या फायदा दिलाती है कि वो कैरेक्टर जो गलती करके उसने जो सजा पाई होती है, असल जिंदगी में हम वो नहीं गलती करते हैं, हम उससे बच जाते हैं। तो ये कहानी का बहुत बड़ा फायदा होता है। ये साहित्य की, मतलब लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की, साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, तरीका है। सबसे फेमस तरीका है कहानी। निबंध भी है, डायरी भी है, उपन्यास भी है। पर कहानी इसलिए अच्छी होती है कि कम समय में हमें जल्दी से निर्णय मिल जाता है। तो इसके द्वारा हमें जिज्ञासा और कल्पना, भाषाई कौशल, भाषा को कैसे लिखना है, भाषा को कैसे समझना है, उसकी क्षमताएं भी हमारे अंदर विकसित होती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहानी लेखन के संबंध में ध्यान देने वाली बातें क्या है, हमें क्या ध्यान देना है जब हम कहानी परीक्षा में आता है तो लिखते हैं। होता क्या है मेरे दोस्तों कि जब हम प्रोज, पोएम, ग्रामर, ये सब लिख के जब हम कहानी लेखन में पहुंचते हैं, राइटिंग स्किल में पहुंचते हैं, तो समस्या ये होती है कि हमारे पास टाइम होता है कम और दिमाग पहले ही उड़ गया होता है। तो हम कम समय में जल्दी में कितना अच्छा विचार करें और अच्छी कहानी लिखें, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी प्रैक्टिस पे। याद रखो, दुनिया में पढ़ते सभी, पर सभी 95% नहीं लाते। क्यों? क्योंकि सभी तरीके से नहीं पढ़ते। तो हमें तरीके से पढ़ना है। जो हम पढ़ेंगे वो हम लिखेंगे। तो मैं आज जो कहानियां बता रहा हूं, आपको एक कहानी कम से कम लिखकर भेजनी है, वो करेक्शन हो जाएगा। तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने से पहले हमें उस रूपरेखा, मतलब आउटलाइन को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहली शर्त, जो हम करते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। परीक्षा के दरमियान वक्त बहुत कम होता है और कंपोजिट हिंदी को थोड़ा मौका मिलता है, पर इंटायर वालों को तो और कम होता है। फिर भी हम जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें गलत कर देते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। हर वाक्य को पूर्ण लिखिए और क्रम में लिखिए। क्रम में क्यों इसलिए बता रहा हूं, इसमें ध्यान देना। कभी कभी बच्चे क्या लिखते हैं, सुनिएगा, मैं आज तुम लोगों को बहुत सारी कहानियां बताऊंगा। लिखते हैं कि एक हाथी ने कीचड़ भरा और वो दर्जी की दुकान पे उसने उठाकर फेंक दिया और दर्जी के कपड़े खराब हो गए। तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? इसको जानने के लिए हम पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। ऐसी कहानियां हमें नहीं लिखनी, इसीलिए मैंने क्रम में लिखिएगा। स्टोरी राइटिंग में फ्लैशबैक नहीं होता, फिल्म की कहानी नहीं है। समझ में आ रहा है? और कहानी में यथोचित
जितना जरूरी है उसे कहते हैं यथोचित, इसीलिए यथोचित, जितना उचित है उतना ही विस्तार करो, अत्यधिक विस्तार नहीं करना है। जैसे एक बच्चे ने लिखा था, रामपुर नाम का एक गांव था, उस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते थे, वहां एक बहुत सुंदर तालाब था, तालाब में मछलियां थी रंग बिरंगी, काली पीली नीली, उसके बगल में हरियाली थी, वहां पर गाय भैंस ना चारा खाते थे, वहीं पर एक दर्जी की दुकान थी, वहां पर एक मछली की दुकान भी थी, उस गांव में एक, मतलब ऐसे ही लिखते चले जाओ, मतलब 3 पेज तक तुम गांव का वर्णन कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। लिखना है, एक्सप्लेन करना है, पर जितना जरूरी है उतना ही, अत्यधिक एक्सप्लेन नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। भाषा सरल हो तथा मुहावरेदार होनी चाहिए। मुहावरेदार मतलब आपको कहानी में मुहावरा प्लस करने आता है तो लिखिएगा। जैसे लिखते हैं ना कि ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, मतलब जल्दी से लोगों को पता चल गई। जैसे मुहावरे का प्रयोग करते हो तो उसमें शब्द कम लगते हैं और वो बहुत ही एग्जामिनर समझ जाता है बच्चे ने प्रैक्टिस किया है। और कहानी में क्या करना है देखते हैं। एक घटना पूरी हो जाए तो दूसरी घटना नए परिच्छेद से शुरू करना है। परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, मतलब हमें पैराग्राफ भी बदलना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, परिच्छेद बदलते ही नहीं, शुरू किया अंत कर देते हैं, पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो उससे होता क्या है, आपके नंबर में कमी आ जाती है। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा, आप लोगों को ध्यान देना है। फिर अगला स्टेप आता है कि कहानी लिखने के साथ उसका शीर्षक पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है, शीर्षक मतलब क्या होता है, उसका टाइटल, नाम आपको लिखना है, क्योंकि आपको सिर्फ आउटलाइन दिया जाएगा। या तो अभी पता है आपको कहावत के आधार पे कहानियां आती, या तो शब्दों के आधार पे कहानियां आती हैं। अभी 3 प्रकार हो चुका है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो शीर्षक लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि अंत शीर्षक ऐसा देना चाहिए, अतः मैं बताना चाहूंगा कि वो कहानी से मैच करे। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि जो कथा वस्तु को व्यक्त करता हो, बताता हो। जैसे आपको बहुत अच्छा नाम नहीं आ रहा है तो जो कैरेक्टर का नाम है, जैसे हाथी और दर्जी उसमें कैरेक्टर है, तो आप लिख सकते हो हाथी और दर्जी बस। क्योंकि जो शीर्षक होता है वो कम शब्दों में होता है, और जो सीख होता है वो लंबा बड़ा सा एक वाक्य होगा, 2 वाक्य होगा। जैसे आपने शीर्षक दिया हाथी और दर्जी, और सीख दिया जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो इस तरीके से लिखेंगे तो हमें वो अच्छा नंबर दिलाता है, जिससे हमारी कहानी बहुत सुंदर होती है। और शीर्षक संक्षिप्त होगा और आकर्षक होना चाहिए, स्टोरी के हिसाब से होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो पहला स्लाइड हमने पढ़ा, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, समझ में आया अच्छे से? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर समझ में आता है तो प्लीज ओके टाइप कर दीजिएगा बस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है यह भी पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो भी हमें लिखना है। अतः ध्यान से कहानी पढ़ने पर सीख का पता चल ही जाता है। जब हम कहानी पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कहानियां ऐसी आ जाती हैं जिनको हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसकी आउटलाइन पढ़ के हमें स्टोरी समझ में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादातर कहानियां आज आपको बता दूंगा। तो कहानी को लिख कर उसकी रूपरेखा से मैच कर लो। मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कोई कोई आपने कोई शब्द छोड़ दिया हो, जिससे कोई सारी बात तो आपने नहीं रख दी है। कभी कभी कोई शब्द आप छूट जाते हो, नहीं लिख पाते हो, उसका एक्सप्लेन हुआ है, तो गलतियां हो जाती है, कहानी का अर्थ जो है वो बिगड़ जाता है और अनर्थ की तरफ चला जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो कहानी में ध्यान देना है ये चीजें। और शीर्षक और सीख, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यदि नहीं भी पूछे गए हैं तो भी हमें लिखना अनिवार्य है, क्योंकि उस पे हमारे बहुत सारे नंबर डिपेंड होते हैं, याद रखना। अगली लाइन देखते हैं। कहानी में प्रसंगानुसार वातावरण का निर्माण होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि
गांव की कहानी की घटना है, तो गांव को रोचक और सही वर्णन ही अपेक्षित है, कुछ भी फालतू नहीं। बहुत बार क्या करते हैं हम, कैसा लिखते हैं पता है? एक बच्चे ने लिखा था, तो रामपुर नाम का एक गांव था, वहां अमिताभ बच्चन नाम का एक किसान खेती करता था। तो ये नहीं चलेगा। हाँ, आप किसान का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन कर दो ना, अक्षय कुमार कर दो, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, गांव है तो रामू श्यामू ना, इस तरीके का नाम रखो जो गांव में चले। शहर की कहानी है तो शहर के हिसाब से नाम होना चाहिए। गांव का वातावरण है तो पुरानी कहानी है। रामनगर नाम का एक गांव था, बहुत ही सुंदर गांव था, उसमें अजय विजय नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बस ऐसे ही सिंपल वर्णन करना है, ज्यादा हमें उसको क्रिटिकल नहीं बनाना है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर कम देता है। याद रखना, ये बहुत विशेष रूप से। और कहानी में अगर कोई डायलॉग आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवाद, तो उसे अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। अभी अवतरण चिन्ह क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें कोई डायलॉग्स आते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा डालना बहुत जरूरी है। वो भी आपके अच्छी कहानी का एक प्रावधान बनेगा कि बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस की है और उसे सर्व चीजों का अच्छे से ज्ञान। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहानी के लिए हमें शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों तक होनी चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज, कम से कम 1 पेज। पर आप 1.5 पेज जाते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है, इतना भी बहुत अच्छा होगा। तो हमने ये कुछ चीजें देखी हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आ रहा है जो सबसे मुख्य है नए पैटर्न के हिसाब से, कहानी के 3 टाइप। परीक्षा में आएगा एक ही, पर आपको तीनों प्रकार की कहानियों का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। मतलब असंबंध शब्दों के आधार पर, मतलब उन शब्दों का संबंध नहीं होता। आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे छोटा बच्चा, चावल के पापड़, गिलहरी, अलमारी। इन शब्दों में कोई संबंध नहीं होगा। ये 4 शब्द दिए जाएंगे, आपको उन शब्दों के आधार पे कहानी लिखनी है। ये पेज नंबर दिया गया है, पर वो एसएससी के बुक का पेज नंबर है, क्योंकि मेन बोर्ड एग्जाम तो तभी होता है, इसलिए हमने वो दिया हुआ है। आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक में वो होगा। मुद्दों के आधार पे कहानी होती है, तो आपको वो रूपरेखा होती है, उससे मुद्दा कहते हैं, आउटलाइन दिया जाता है। तीसरा प्रकार होता है सुवचन, कहावत के आधार पर कहानी, जो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें भी कुछ हमें दिया नहीं जाता, सिर्फ एक डायलॉग होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। सिर्फ इतना ही कहा जाएगा और आपको पूरी कहानी बनानी होगी, और ये डायलॉग लास्ट में आना चाहिए। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है शब्दों के आधार पे, आपको 4 शब्द दिए जाते हैं, 5-6 भी होते हैं। एक होता है मुद्दों के आधार पे, जो हम हमेशा लिखते आए हैं। तीसरा होता है कहावत या सुवचन। सुवचन मतलब होता है अच्छे वचन, सुंदर वचन के आधार पर। तो मेरे दोस्तों, ये 3 टाइप्स की कहानियां अब हमें हर हमेशा अगली क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, और ऐसे ही हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला पर हमारा जो पहला प्रकार है, उस पे हम विशेष ध्यान देंगे। तो ये अभी तक हम समझ में आ चुके हैं, इतना हमें समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कुछ अगर आपको लग रहा है तो आप मैसेज कीजिए, चैट कीजिए, कोई डाउट होगा, नहीं है तो ओके बोलिए, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, पहली हमारी जो कहानी है वो कहावत के आधार पर शुरू होती है। परीक्षा में आपको सिर्फ एक कहावत दे दिया जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी और भी आएगा, पर एक कहावत है, आप इसको शीर्षक भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसी करनी वैसी भरनी में बहुत सारी कहानियां याद रखो। जैसे आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, उसमें भी वो कहानी भी आप यहाँ रख सकते हो। या आप पछताए होत क्या, उसमें भी वो कहानी रख सकते हो। बहुत सी कहानियां हैं, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी कहानी दी गई है। आपने हाथी और दर्जी की कहानी तो सुनी होगी
नहीं सुनी होगी तो भी मैं बताऊंगा, और आपने सुनी होगी तो भी मैं बताऊंगा। कहानी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। गणेशपुर नामक यानी नाम का गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसके घर पे एक पालतू हाथी रहता था। वह बड़ा नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे के समय तालाब पर पानी पीने जाता था। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी और वह रोज उसे खाने के लिए फल देता था। हाथी इस उपकार का बदला चुकाने के लिए तालाब से लौटते समय दर्जी को एक कमल का फूल देता था। रोज का ये काम था और इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और एक दिन दर्जी ने मन ही मन में सोचा, क्यों ना आज हाथी के साथ मजाक किया जाए, थोड़ा सा मस्करी कर लेते हैं। और जब हाथी प्रतिदिन के नियमानुसार फल लेने के लिए आया तो दर्जी ने फल के बदले हाथी की सूंड में, जो बहुत नाजुक होता है, उसमें सुई चुभा दी। अब हाथी खून का घूंट पीकर तालाब पर चला गया। खून का घूंट पीना मतलब उसने तकलीफ को सहन कर लिया। रास्ते में मन ही मन बदला लेने की युक्ति उपाय सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिससे ये समझ जाए कि मैंने गलत किया है। तालाब से लौटते समय वह अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में डाल दिया। दुकान में रखे सारे नए कपड़े खराब हो गए। दर्जी अब क्या करे, अपनी करतूत से हुई हानि ये सब देखकर पछताने लगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दोस्तों, आपका मित्र हो या आपका दुश्मन, अगर आप जिसे भी हैरान करोगे तो उसका सजा, उसकी तकलीफ आपको भी मिलेगी। मतलब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। ये एकदम फैक्ट है, आप बच नहीं सकते। इसीलिए अच्छे कर्म करो। ये कहावत पे पहली कहानी थी जो हमें शायद समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये समझ आएगा? ठीक है, हम अगली कहानी में चलेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो चैट कीजिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी आएगी इस तरह, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कहावत आ गई क्योंकि अभी हम कहावत के आधार पे ही कहानियां लेकर चल रहे हैं। अब समस्या ये है कि हमें पता भी तो होना चाहिए इसका मतलब। परहित मतलब पर यानी पराया, हित यानी भला। पराये व्यक्ति का अगर हम भला करते हैं उसे परहित कहते हैं। आपने अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी की मदद की ना, तो ये परहित नहीं आता क्योंकि आप उसे जानते हो। पर यानी पराया होता है। पराया मतलब जिसे हम नहीं जानते, उसकी मदद करना परहित होता है। तो वो पराये होते हैं, उनकी मदद करना उसके सरिस, उसके समान धर्म नहीं है, कोई अच्छा कर्म नहीं है भाई। हे मेरे भाई, दूसरों की मदद करने के समान इस दुनिया में कोई अच्छा कर्म नहीं है, बड़ा धर्म नहीं। तो इस पे कहानी कैसे लिखना है मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये कहानी कैसे मैच करना है, और ये कहावत आपको कहानी के अंत में अटैच करना होगा। कैसे, सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल स्टेशन। एक बहुत बड़े समाज सुधारक, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि वो समाज के सुधारक के साथ साथ एक बड़े लीडर थे। बहुत अच्छे लीडर के रूप में वो आगे आए। जैसे उनका नाम हम लेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर। शायद आपने नाम ने सुना हो कभी तो ईश्वरचंद विद्यासागर भोपाल स्टेशन पर उतरे ही थे। उनके कार्यकर्ता उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंच गए थे। वो कुछ कदम ही चले थे कि उन्होंने देखा कि एक अच्छे घर का लड़का अच्छे कपड़े में भीख मांग रहा है। उनका माथा ठनका। वो उसके पास गए, बोले, बेटा
तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, तुम तो अच्छे घर के दिखते हो। तो बच्चे ने समझाया कि क्या करूं पिताजी, अब है नहीं, माँ बहुत बीमार है और मैं छोटा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं देता, तो मजबूरन ना चाहते हुए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। तो ईश्वर चंद्र जी को समझ में नहीं आया, वो उसके घर गए। उन्होंने जाकर सच्चाई को देखा कि सच है, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, माँ बीमार है। तो उन्होंने उस समय उसको भीख नहीं दिया, उसको एक तरीके से सहायता की। उसको उस जमाने में 200 रुपए दिए और कहा कि इससे कोई व्यापार करना, भीख मत मांगना। और वो चले गए। समय गुजरा, 15 साल गुजर गए और 15 साल बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर उसी भोपाल स्टेशन पर उतरे और जैसे ही वो कुछ कदम चले ही थे कि एक नौजवान उनके कदमों में गिर गया, उनके पैर छुए। वो समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। तो उसने समझाया कि मैं वही बालक हूँ, आज से 15 साल पहले आपने जिसकी मदद की थी। आज उसी 200 रुपए की बदौलत वो सामने, वो स्टेशन के बाहर एक फलों की दुकान थी, बहुत बड़ी फलों की दुकान, और उस दुकान का नाम भी था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फलों की दुकान। और उसने बताया कि मैं आज भी गरीबों को कितने फल खिलाता हूँ और ये दुकान से मैं कितना सफल हो गया हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से ये कहानी से निर्णय मिलता है कि परहित स्तरित धर्म नहीं भाई। और अगर आज आप भोपाल स्टेशन पे जाइए तो वहां पर तुम्हें वो दुकान आज भी दिखाई दे। मतलब ऐसे अच्छे लोग थे। ये कोई कहानियां नहीं है, सच्चाई से कहानी बनती है, समाज से कहानियां बनती है, जो समाज में होता है। तो ये एक कहानी हो गई कहावत के आधार पे, आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरी कहानी पे चलते हैं। दूसरी कहानी है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास करत करत यानी करते करते, जड़मत यानी मूर्ख, होत यानी हो जाते हैं, सुजान यानी बुद्धिमान। तो इसमें हम कैसी कहानी लिखेंगे कि अजय नाम का एक लड़का, बहुत ही सीधा साधा, पर उसकी समस्या यह थी कि वो हर साल फेल हो जाता था। 2-3 साल एक क्लास में पढ़ने के बाद ही वो पास हो पाता था, बहुत मुश्किलों से। तो इसका बड़ा उसे मलाल था, दुख था। और इस साल भी वो फेल हो गया, तो उसे बड़ा दुख हुआ और इस बार उसने बहुत ज्यादा दुख के साथ क्रोध अपने मन में भर लिया और वो घर छोड़कर निकल गया कि अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अब मैं शहर चला जाऊंगा, मुझे घर पे ही नहीं जाना है। अब वो निकल पड़ा, जाते 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 2 गांव 3 गांव छोड़कर जब वो बहुत दूर निकल आया तो उसे भूख लगी, प्यास लगी। मासूम सा बालक क्या करे। एक कुएं का प्यास पहुंचा, वहां बहुत सी औरतें पानी निकाल रहे। उसे प्यास तो लगी, उसने एक बूढ़ी औरत से पानी मांगा और बूढ़ी औरत उसे पानी पिलाने लगी। तो जब वो पानी पी रहा था मटके से, पता है वो हाथ की अंजलि बनाकर हम पानी पीते हैं दोनों हाथों को, तो जब वो पानी पी रहा था तो उसकी नजर उस कुएं के चार दीवारी पर पड़ी, जहां पर बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए थे। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ जी, ये निशान कैसे पड़ गए इतने अच्छे कुएं पर। तो बूढ़ी औरत हंसने लगी, बोली बेटा, ये जो मुलायम सी रस्सी है ना, इसी रस्सी के घिसने से ये पत्थर कट गए हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई कि अरे, एक मुलायम सी रस्सी, नाजुक सी रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है, वो भी घिस कर। बार बार घिसने से ऐसा हो गया, तो क्या मैं बार बार कोई चीज पढ़ूं तो मुझे याद नहीं होगा? क्या मैं एक साल में पास नहीं हो सकता? जरूर हो सकता हूँ। उसके मन में ये बात बैठ गई। वो घर आया और उसने पढ़ाई शुरू की और अत्यधिक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण यह हुआ कि वो बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। मतलब अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, अगर वो पूरी कोशिश करे। तो ये कहानी निकल कर आती है। समझ में आया होगा आप लोगों को। ये भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं देखता हूँ। हाँ, अगर आप पैराग्राफ बदलते हो तो लाइन लीव नहीं कर सकते हो।
जहां पर आपने फुल स्टॉप किया कि यहाँ पर है, तो वहां से वो आगे का लाइन छोड़ के उसके नीचे से हम शुरू करेंगे। पैराग्राफ बदलना मतलब लाइन छोड़ना नहीं, ठीक है। और अच्छा, डाउट नहीं है, अक्षर नहीं दिख रहे थे आपको शायद, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ शायद, अभी आपने लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जितना मैंने पढ़ाया उतना कहानी आपको समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम्म, हमारी अगली कहानी आती है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां आप सुन लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी हमें 10th में जाने में वक्त है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर खेतों में से चिड़िया ने दाना खा लिया तो पछतावा करने से कुछ नहीं होता। काश काश बोलने से अगर कुछ बदल पाता तो दुनिया का हर इंसान आज कुछ और हो जाता। ऐसा होता नहीं है। काश काश कहते हुए हम लाश बन जाते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए समय रहते बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो पछतावा क्या है? कुछ नहीं होता। तो इस पे कहानी आती है, आपने शायद सुना होगा, फिर भी सुनिएगा। कि एक किसान था, बहुत ईमानदार था, बहुत मेहनती था। एक दिन वो अपने खेतों से लौट रहा था, तो रास्ते में जंगल में उसने देखा कि एक छोटा सा नेवले का बच्चा पानी में भीग रहा है, कांप रहा है। नेवला, जिसे हम मराठी में मुंगूस कहते हैं, जो सांप से लड़के उसके टुकड़े कर सकता है, जो उसके जहर को भी हजम कर सकता है। नेवला छोटा सा बच्चा था, वो शायद बिछड़ गया था उसी में, पानी में वो तड़प रहा था, कांप रहा था। किसान को दया आई, उस बच्चे को लेकर आ गया अपने घर। किसान की पत्नी को बुरा तो लगा, पर क्या करे। उस बच्चे को उसने साफ सूफ करके उसको एक गर्म कपड़े में रखा और उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया, और किसान का भी एक बेटा था, उसके साथ वो खेलने लगा, रहने लगा, समय गुजरने लगा। एक वक्त, 1 साल का वक्त गुजर गया, और जानवर का बच्चा तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अब वो समझदार बुद्धिमान हो गया। अब एक दिन हुआ ये कि किसान खेतों में काम करने गया था और उसकी पत्नी पानी लेने। घर में कोई था नहीं, किसान का बेटा सोया हुआ था। नेवला वहीं पर बैठा था। उसने देखा कि अचानक झोपड़ी में पीछे की तरफ से एक सांप आ चुका है और वो बच्चे के पास जा रहा था। वो बच्चों को डस न ले, इसलिए नेवला उस सांप पर टूट पड़ा और बहुत घमासान युद्ध हुआ। उस लड़ाई में सांप तो मर गया, पर नेवला खून से लथपथ हुआ। उसको थोड़ी चोट आई थी, लेकिन ज्यादातर खून सांप का था। अब वो खुश हो गया कि मैंने इस सांप को मारकर बच्चे को बचा लिया। वो झोपड़ी के बाहर जाकर बैठ गया कि सब आएंगे मुझे शाबाशी देंगे, पर कहते हैं ना, मुद्दई लाख अच्छा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब किसान की पत्नी आई तो वो सिर पे मटका लेकर पानी भरने गई। उसने देखा कि नेवला बाहर बैठा है, खून से लथपथ है, तो उसे ये शंका हुई कि इसने कहीं मेरे बेटे को मार तो नहीं दिया। उसने आओ ना देखा, ठाव मटका पटक दिया, ठाव, और नेवला एंजॉय, मर गया, गुजर गया बेचारा। अब भागी भागी किसान की पत्नी घर में गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं उसके, और किसान का बेटा, उसका बेटा सोया हुआ, जिंदा है। अब वो क्या करे? अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा है, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल गया, जबान से बात छूट गई, कमान से तीर निकल गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, तो वापस नहीं जाता। इसीलिए सोच समझ के काम करो, वक्त को मत बदनाम करो। इंसान को अगर सोचना समझना नहीं है तो वो जानवर की तरह है। तो पछतावा करने से कुछ नहीं होता। तो ये कहानी भी आपको समझ में आई होगी। परीक्षा में ऐसी कहानियां आती रहती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली कहानी पर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है तो प्लीज चैट कीजिए,
नहीं तो ओके बोलिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मेरी आवाज आ रही है बराबर आप लोगों को? थैंक यू, नो डाउट। ठीक है, हम अब अगली कहानी में चलते हैं। ये है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, क्योंकि मन ही हार गया, तन ही हार जाता है। इस मन में जो ताकत है वो तन में भी नहीं। तो इसमें कहानी क्या आती है, आपने बहुत अच्छी सुनी होगी, मकड़ी के राज की कहानी। तो सुनिए मेरी। 2 साल पहले की ये कहानी है। राजस्थान में एक बहुत बड़े राजा हुआ था, बहुत बड़े राजा, जिनका नाम था वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह बहुत ही महान और बहुत तेजस्वी राजा थे, पर कहते हैं गफलत में इंसान परेशान हो जाता है। दुश्मनों ने चारों तरफ से उन्हें घेर कर हमला कर दिया। बहुत ही घमासान लड़ाई हुई और ये लड़ाई 3-4 दिनों तक चली। और हुआ ये कि इनके सैनिक ज्यादा मरने लगे, सेनापति भी घायल हो गए। रात के वक्त राजा ने सोचा कि अब मैं हार जाऊंगा, मर जाऊंगा, इसलिए वो युद्ध का क्षेत्र छोड़कर भाग गए। रातों रात भाग गए और एक जंगल में एक गुफा के अंदर जाके छिप गए कि जिंदा रहूंगा तो ठीक है, नहीं तो वहां तो मुझे मार देंगे दुश्मन। तब उनकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो मकड़ी उस चट्टान पे, जो बहुत बड़ी चट्टान है, उस पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत ऊंचा पत्थर, पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार के प्रयास के बाद भी वो चढ़ नहीं पा रही। लेकिन उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कुछ भी नहीं मुश्किल अगर ठान लीजिए और एक बार मेरा कहा मान लीजिए, सब कुछ मिल जाता है इंसान को। तो उसने फिर से कोशिश करना जारी रखा और वो बड़ी मेहनत के बाद वो चढ़ गई, चट्टान पार गई। राजा ने देखा उसे बड़ा साहस मिला। उसने विचार किया कि जब एक छोटी सी मकड़ी में इतनी ताकत, इतना हौसला है, तो मैं तो इंसान हूँ। राजा रातों रात युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। फिर से उसने हिम्मत करी और अपने सैनिकों को बल दिया, सेनापति को और ज्यादा उत्साहित किया और लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीत गया। उसकी जीत हुई। मतलब इससे ये निर्णय होता है कि मन के हारने से हम हार जाते हैं और मन के जीतने से हम जीत जाते हैं। मतलब मन कभी कमजोर विचारधारा आनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी भी पूरी होती है। ये जो हमने एक पहले और 4 अभी 5 कहानियां सुनी, ये सब कहावत के आधार पर हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत सारे कहावत हैं। मैं धीरे धीरे करके वो सब पढ़ाऊंगा। अभी हम अगले प्रकार में चलेंगे, जिसका है आधार, शब्दों का आधार। जैसे आपको परीक्षा में ऐसे 5 या 6 शब्द दे दिए जाएंगे, ज्यादातर तो 4 ही देंगे, लेकिन यहाँ पर सपोज 6 शब्द हैं। स्त्री, अन्न, पत्थर, चोरी, महात्मा, न्याय। ये कहानी भी आपने सुनी होगी। तो ये कहानी अगर आपको लिखना है तो इसके डायरेक्टर भी आप हो, राइटर भी आप हो, पर ये शब्द उस कहानी में आना चाहिए। इसकी शर्त क्या है ऐसे शब्दों के आधार की कहानियां? जब आप कहानी लिखें तो ये शब्द उन कहानी में जो हम लिखेंगे उसमें ये शब्द होने चाहिए और हमें उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि मैंने जो शब्द दिए हैं क्या वो उसमें है और वो कहानी कुछ अर्थ वाली बनी है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। भले वो कहानी कहीं ना हो, आपने कुछ भी बनाकर लिखा है, पर उसका एक मकसद होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसका उत्तर होना चाहिए। जैसे देखते हैं उत्तर क्या है। इसको हमने शीर्षक दिया है महात्मा का न्याय। रामपुर नामक गांव में लोग आनंद की जिंदगी व्यतीत करते थे। एक बार एक स्त्री ने किसी के घर में अन्न चुराया, क्योंकि मांगने पर उससे कुछ भी, कितनी मिन्नतों उसने की कि मुझे कुछ अनाज मिले, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था।
वह चोरी करते हुए पकड़ी गई। लोगों ने स्वयं निर्णय लिया कि इसे सजा दी जाए। लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, वह चिल्लाने लगी, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने ये सब नजारा, ये सब दृश्य देखा तो इसका कारण पूछा। लोगों ने उस अन्न चुराने वाली की सारी घटना, पूरी कहानी, जो भी घटना घटी थी, सब सुना दी कि ये तो बहुत बड़ी चोर है। कहा कि अब हम इसको बहुत मारेंगे, और आप भी बताइए क्या हमारा फैसला गलत है? महात्मा ने लोगों से कहा कि अच्छा, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, इसने गलत काम किया है क्योंकि इसने पाप किया है। यह सुनकर गांव वाले खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, उसे दंड देने के लिए उतावले हो गए कि हम सही हैं। महात्मा ने उन्हें रोका, रुको जरा, और कुछ व्यवस्था है, रुको। पत्थर उठाइए और पहला पत्थर वही मारे जिसने जीवन में कभी कोई पाप ही न किया हो। सब चुप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कभी कोई गलत काम न किया हो, कभी चोरी नहीं की हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। सभी ने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर सपोज मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो सबसे छोटा पाप क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने मन में किसी को अनजाने में ही उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उसे गाली दे रहे हो, उससे जल रहे हो, तो ये भी पाप होता है। बिना गलती के हम किसी को गाली भी देते हैं ना मन में, तो भी पाप के अंतर्गत आता। तो ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी कोई पाप न किया हो। सब लोगों ने देखा और चुप हो गए। सब लोगों के हाथों से पत्थर गिर गया। सभी ने महात्मा से क्षमा मांगी और उस स्त्री को माफ कर दिया। मतलब इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सबसे बड़ा दंड क्या है? अपराधी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। दुनिया में हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सजा देते हुए घूमते रहे। तो ये कहानी भी आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिएगा। अच्छा, मेरी आवाज में प्रॉब्लम आया। मकड़ी मतलब जैसे स्पाइडर होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्पाइडर कहते हैं, वो मकड़ी कहा जाता है। और आपको ज्यादातर कहानियां समझ में आई होगी, बीच में थोड़ा सा क्रैक हुआ होगा आवाज, तो फिर वो संभल गया होगा। नेटवर्क, क्योंकि बरसात का मौसम है तो होगा थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी हमारा टाइम भी पूरा हुआ और हमारी कहानी भी ज्यादातर